अच्छा जी। आज से जो हमारे पास स्टार्ट होने वाली है वो क्या है, ASP.NET कोर्स। लास्ट क्लास में मैंने अनाउंसमेंट की थी कि अगर C# से रिलेटेड किसी को कोई इशू है तो वो आप निकाल कर लाइएगा, कोई भी ऐसा टॉपिक जिसमें कोई कंफ्यूजन है तो वो हम डिस्कस इसी क्लास में कर लेंगे, ठीक है। तो आज से स्टार्ट क्या होने वाली है ASP.NET कोर्स। ASP की फुल फॉर्म क्या है, एक्टिव सर्वर पेजेस, ठीक है। ASP.NET कोर और ASP.NET MVC में एक्टिव सर्वर पेजेस बेसिक करेंगे। एक्टिव, देखो ना यहाँ लिखी हुई है भाई, एक्टिव सर्वर पेजेस, ठीक है, ASP की फुल फॉर्म। अच्छा, ASP.NET कोर से पहले ASP.NET MVC पढ़ते थे, यानी मॉडल व्यू कंट्रोलर। इसमें और उसमें थोड़ा सा फर्क है। या ASP.NEट फ्रेमवर्क, ASP.NET कोर की अगर मैं बात करूँ तो उसमें फर्क क्या है आपके पास, कि कोर का वर्ड मैंने तब भी डिफाइन किया था जब हम C# पढ़ रहे थे। तो C# में भी मैंने बताया था कि आप कोर का यूज कब कर रहे हो, कि जब आप क्रॉस प्लेटफॉर्म की बात करते हो। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब है कि वो विंडो को भी सपोर्ट कर रहा है, लिनक्स हो, मैक ओएस हो, किसी पर भी आप अपनी एप्लीकेशन को चलाओगे वो प्रॉपर चल रहा होगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ बात करूँ ASP.NEट फ्रेमवर्क की, तो वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ किसको सपोर्ट करता था, विंडो को सपोर्ट कर रहा होता था। तो कोर में और फ्रेमवर्क में ये डिफरेंस था। C# के दौरान जब पढ़ा रही थी तब भी ये वाली बात बताई थी। तो यहाँ पर अब डेफिनेशन पढ़ते हैं कि ASP.NEट कोर है क्या। आ फ्री ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग मॉडर्न वेब एप्लीकेशन। आप फ्री ओपन सोर्स का क्या मतलब है, कि आप इजिली इसको जितने भी पैकेजेस है फ्री यूज कर सकते हो। फ्री के साथ साथ ओपन सोर्स का एक और मतलब जो कि मैंने पहले भी बताया था, कि अगर आपके पास कोई भी प्लेटफॉर्म ओपन सोर्स है, इट्स मीन आप उसमें खुद से कोई चेंजेस करके कोई नया फीचर ऐड करके अगर उसको लॉन्च करना चाहते हो तो कर सकते हो। अच्छा, एम्प्लॉयज द MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर डिजाइन पैटर्न फॉर ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप किसके साथ काम कर रहे हो, ASP.NEट कोर के साथ काम कर रहे हो, या आपने लारावेल पे काम किया हो तो आपको मॉडल व्यू कंट्रोलर का कॉन्सेप्ट पता होगा। मॉडल व्यू कंट्रोलर वाले पैटर्न को आपके पास ASP भी फॉलो कर रहा होता है, जिस तरह से लारावेल फॉलो करता है। इट अलाउज डेवलपर टू क्रिएट मॉडर्न हाई परफॉर्मेंस वेब एप्लीकेशन फॉर वेरियस प्लेटफॉर्म लाइक विंडोज, लिनक्स एंड विंडोज। ये वाली बात, इसमें जो भी एप्लीकेशन आप बनाओगे वो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करो, लिनक्स की बात करो, या मैक ओएस की बात करो, सब पर इजीली चल रहा होगा, ठीक है। किसकी बात हो रही है यहाँ, ASP.NEट कोर की बात हो रही है। अगर ASP.NEट फ्रेमवर्क की बात होती तो वो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ चल रहा होता, विंडोज के साथ चलता। विंडोज, लिनक्स और मैक ओएस तीनों के साथ ना चलता, यानी कि क्रॉस प्लेटफॉर्म नहीं होता। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब ये होता है कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर इजिली चल रहा, ठीक है। अब इसके यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स हैं कि आपके पास इसमें बहुत सारे जो है पढ़ लेते हैं वन बाय वन। ASP.NEट कोर ऑफर्स अ पावरफुल एंड वर्सेटाइल फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग मॉडर्न वेब एप्लीकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स दिए गए। क्रॉस प्लेटफॉर्म है, यानी कि आप विंडो के साथ चलाओ, मैक ओएस के साथ चलाओ, लिनक्स के साथ चलाओ, कोई मसला नहीं होगा। हाई परफॉर्मेंस है कि आपके पास जितने भी पैकेजेस आप इंस्टॉल कर लो, इसकी स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पास इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होगा, यानी कि अगर आप एक वेब एप्लीकेशन इस पर बना रहे हो, को डिप्लॉय कर रहे हो, तो यूजर एक्सपीरियंस भी अच्छा होगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई यूजर अगर होम के टैब से अबाउट के टैब पे जा रहा है तो वो बस पेज जो है रिलोड हुआ जा रहा है, नहीं, यूजर एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अच्छा होता है इस पे। इसके बाद क्या है, ओपन सोर्स है, फ्री टू यूज एंड मॉडिफाई। ओपन सोर्स का मतलब अगर आप यहाँ रीड करो तो क्या है भाई, फ्री आप इसको यूज कर सकते हो, और अगर मॉडिफाई करना चाहते हो, यानी कि कुछ फीचर्स अपनी तरफ से ऐड करना चाहते हो, तो वो इजिली आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद मॉड्यूलर आर्किटेक्चर का यूज करता है, यानी कि आपके पास मॉडल व्यू कंट्रोलर की जो बात हो रही है उसी में मॉड्यूलर आर्किटेक्चर की बात हो रही है। अब रिच इकोसिस्टम क्या है, यहाँ पे जितने भी आपके पास लाइब्रेरीज है, एक्सटेंसिव लाइब्रेरी एंड टूल सपोर्ट फॉर वेरियस फंक्शनैलिटी लाइक डेटाबेस ऑथेंटिकेशन एंड मोर। रिच इकोसिस्टम का मतलब है कि यहाँ पर आपके पास जिस तरह से लारावेल में ब्रीज पैकेज की बात हुई थी, कि ब्रीज पैकेज हमारे पास हमें क्या प्रोवाइड करता था, प्रॉपर ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता था। यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही है कि कुछ बिल्ट इन पैकेजेस ऐसे मिलेंगे जो हमें प्रॉपर क्या प्रोवाइड कर रहे होंगे, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कर रहे होंगे। अच्छा, इम्प्रूव डेवलपमेंट, आपके पास मल्टीपल टूल्स का यूज करके आप डेवलपमेंट को क्या कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो। अब यूजेस क्या क्या है, इससे हम क्या क्या चीजें बना सकते हैं। सिंपल वेबसाइट बनानी हो, कॉम्प्लेक्स ई कॉमर्स की वेबसाइट बनानी हो, या आपको कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम वाली वेबसाइट बनानी हो, डिफरेंट टाइप की वेबसाइट, सिर्फ वेबसाइट ही नहीं, अगर डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहे हो, मोबाइल एप्लीकेशन की तरफ आप जा रहे हो, तो वहां पर भी आप C# को लेकर चल सकते हो। जब हम इंट्रोडक्शन ले रहे थे C# का तब मैंने बताया था। अच्छा,
कॉम्प्लेक्स एपीआई, रेस्टफुल एपीआई के साथ अगर आप काम कर रहे हो तो उसके लिए भी डॉटनेट कोर का यूज कर सकते हो। सिंगल पेज एप्लीकेशन, सिंगल पेज एप्लीकेशन यानी कि यहाँ पर अगर हम रीड करें, कंबाइन एएसपी डॉटनेट कोर विद जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क, रिएक्ट, एंगुलर फॉर एफिशिएंट डेटा मैनेजमेंट सिस्टम एंड सर्वर साइड रेंडरिंग। यानी कि एएसपी डॉट नेट कोड को आप किसके साथ कंबाइन करके यूज कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क के साथ। जैसे कि आपको पता है एएसपी डॉट नेट कोड के बाद आप एंगुलर पढ़ोगे, तो अगर आप जावास्क्रिप्ट के मल्टीपल फ्रेमवर्क्स की बात करो, रिएक्ट है, एंगुलर है, उसको भी आप एएसपी डॉट नेट कोड के साथ क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। आपको पता है ये रिएक्ट हो या एंगुलर हो, ये काम किसके लिए होते हैं, फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क से। यानी कि ये आपके पास फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क है और ये क्या है भाई, आपके पास बैक एंड का फ्रेमवर्क है, तो इसको आप इसके साथ यूज कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, एमवीसी आर्किटेक्चर क्या है, मॉडल व्यू कंट्रोलर, जो कि हम स्टार्ट से देखते आए हैं। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझाऊं कि आपके पास एमवीसी है क्या, यहाँ आते हैं। तो अगर आप लारावेल की बात करो या यहाँ पर इसकी डॉट नेट कोर की बात करूँ, वो सब किसको फॉलो कर रहे हैं भाई, मॉडल है, व्यू है, और देन क्या है आपके पास कंट्रोलर है। मॉडल के अंदर आपको पता है कि मॉडल आपको किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है भाई, रिप्रेजेंट दी टेबल ऑफ टेबल डेटाबेस के अंदर जितने भी टेबल्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने का काम इसका होता है, मॉडल का होता है। ठीक है। व्यू आपके पास क्या है, यूआई ऑफ योर वेबसाइट, आपकी वेबसाइट का जो भी व्यू है, जो आप ब्राउजर पे यूजर को दिखा रहे हो, वो बेसिकली क्या है, व्यू। अच्छा, जितनी भी लॉजिक बिल्डिंग का काम होता है, यानी कि भाई किसको किस रिक्वेस्ट पे कौन सा पेज दिखाना है, वो सारा काम हम कहाँ कर रहे होते हैं, कंट्रोलर पे कर रहे हैं। आपको पता है कि जब भी एक यूजर जो है, एक यूजर यानी कि यूजर की अगर मैं बात करूँ तो यूजर क्या है, बेसिकली एक ब्राउजर है। जब भी एक ब्राउजर क्या करता है कि भाई किसी भी पेज को व्यू करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, वो रिक्वेस्ट जो है ना सबसे पहले किसके पास जाती है, सबसे पहले रिक्वेस्ट किसके पास जा रही है, कंट्रोलर के पास। फिर कंट्रोलर देखता है कि भाई जो रिक्वेस्ट आई है उसका डेटा मुझे डेटाबेस से दिखाना है या कोई स्टैटिक डेटा दिखाना है। अगर उसको डेटा डेटाबेस से दिखाना है तो वो किसके पास जाता है, भी मॉडल के पास जाता है। देन मॉडल से डेटा लेकर, मॉडल से डेटा ये लेता है और फिर वो डेटा वो किसको दिखा रहा होता है, भाई आपके पास व्यू को दिखा। ऐसा कभी नहीं होगा आपके पास कि कंट्रोलर से जो है मॉडल से डेटा लेगा और मॉडल खुद ही जो है वो व्यू को डेटा पास करेगा। मॉडल डेटा रिटर्न किसको करता है, कंट्रोलर को करता है, कंट्रोलर ही व्यू को डेटा दिखा रहा है। ठीक है। यानी कि आपके पास कंट्रोलर का काम क्या है, कंट्रोलर एक ब्रिज भी है किसके दरमियान, मॉडल और व्यू के दरमियान कम्युनिकेशन का काम कर रहा होता है। कभी भी कंट्रोलर आपके पास मॉडल जो है डायरेक्ट व्यू से कोई डेटा पास नहीं कर सकता, मॉडल हमेशा डेटा पास करेगा कंट्रोलर को, देन कंट्रोलर उस डेटा को व्यू करवाएगा। तो आपके पास जो एक ब्रिज सिस्टम है, एक कम्युनिकेटर है, वो क्या है, यहाँ पे कंट्रोलर है, जो कि मॉडल और व्यू के दरमियान क्या करवा रहा है, कम्युनिकेट करवा रहा है। सबसे पहले ब्राउजर, यानी कि हम जो भी ब्राउजर पे टाइप करते हैं कि भाई मुझे ये वाला पेज व्यू करना है, फिर वो रिक्वेस्ट जाती है किसके पास है, कंट्रोलर के पास। अब कंट्रोलर ने देखा कि भाई सिंपल स्टैटिक डेटा है, तो उसने डायरेक्ट क्या करवा दिया, व्यू करवा दिया, यहाँ आने की उसको जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन अगर उसको दिख रहा है कि भाई एक प्रोडक्ट सर्च की जा रही है और मुझे चेक करना है वो प्रोडक्ट डेटाबेस में एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता है, तो भाई उसने क्या करना है, वो प्रोडक्ट यहाँ से लेना है, लेना अपने पास, फिर भेजना है किसको, व्यू को भेजना। वो कभी ये नहीं कहेगा कि भाई मॉडल के पास जाकर मॉडल से कहे कि आप भेज दो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। यहाँ से पढ़ते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मॉडल की अगर बात करें, रिप्रेजेंट द डेटा और डेटाबेस ऑफ द टेबल। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ मॉडल को रिप्रेजेंट अ प्रोडक्ट, अब यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है, आपके पास मॉडल जो है रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोडक्ट का एक टेबल है, दैट हैज प्रॉपर्टीज, उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज किस तरह की, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट का नाम और प्राइस। बात समझ आ रही है, ये आपके पास क्या है, एक टेबल है प्रोडक्ट के नाम से, इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज दी गई है, प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट का नाम है, प्राइस। तो यही वाला काम हम मॉडल में करते होंगे। व्यू क्या है, द यूआई, यूजर इंटरफेस पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन, इट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेइंग द डेटा टू द यूजर एंड रिसीविंग यूजर इनपुट। ये किस चीज का जिम्मेदार है भाई, कि जो भी यूजर को मुझे व्यू दिखाना है, आउटपुट दिखाना है, इसका जिम्मेदार हमारे पास कौन है, व्यू है। ठीक है। व्यू इन ASP.NET MVC आर यूजुअली रिटर्न यूजिंग रेजर सिंटेक्स। अच्छा, जो व्यू लिखा जाता है ASP.NET कोड में, वो रेजर सिंटेक्स में लिखा जाता है। रेजर सिंटेक्स का क्या मतलब है, बहुत ही सिंपल वर्डिंग में अगर रेजर सिंटेक्स का मतलब बताऊं, तो अगर आप HTML के कोड को C# के साथ मिला कर लिखते हो तो वो आपके पास क्या है, रेजर सिंटेक्स है। जैसे कि लारावेल में ब्लेड सिंटेक्स
सुना था, याद है? ब्लेड सिंटेक्स, ब्लेड सिंटेक्स क्या था? वहां पर आप क्या करते थे भाई? पीएचपी का कोड लिखते थे और क्या लिखते थे भाई? एचटीएमएल का कोड लिखते थे। वो क्या था आपके पास? ब्लेड सिंटेक्स था। वेयर एचटीएमएल, यहाँ पर आगे अगर आप रीड करो, वेयर एचटीएमएल एंड सी शार्प कोड कैन बी मिक्स्ड टुगेदर, जहां पर आपके पास सी शार्प और एचटीएमएल का कोड क्या होगा? मिक्स। एचटीएमएल बेसिकली क्या होगा भाई? व्यू दिखाने के लिए, वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। सी शार्प की अगर हम बात करें, लॉजिक्स बिल्ड करने के लिए यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, जैसे कि आप कहो कि भाई सिंपल एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल किस तरह से कि किसी का नाम है, अब उसने नाम जो लिखा, मुझे उसके नाम के साथ उसको वेलकम प्रिंट करवाना है, तो वो नाम बेसिकली मेरे पास कहाँ से आ रहे हैं? डेटाबेस से उठकर आ रहे हैं। उस नाम के साथ जो मुझे वेलकम प्रिंट करवाना है वो एक स्टैटिक डेटा है। आ रही है बात समझ? तो इसके लिए आप किसका यूज कर रहे होगे? सी शार्प और एचटीएमएल दोनों कोड को मिलाकर लिख रहे होगे, कहाँ पर? व्यू में। कंट्रोलर, कंट्रोलर का क्या काम था? अभी देख कर आए कि कंट्रोलर आप बेसिकली डिफरेंट टाइप की कंडीशंस लगानी है, कोई मेथड बनाना है, उस मेथड पे कोई पेज व्यू करवाना है यानी रिटर्न करवाना है, तो उसके लिए हम किसका यूज कर रहे होंगे? कंट्रोलर का यूज कर रहे होंगे। तो स्टार्ट किस तरह से करना है? सबने डाउनलोड वाला काम तो देखा ही है, जब हम सी शार्प पढ़ रहे थे तो डाउनलोड किस तरह से करना है, इंस्टॉल किस तरह से करना है, ये मैंने बता दिया। विजुअल स्टूडियो पर आओगे और यहाँ से आके जो प्रोजेक्ट चूज करना है वो कौन सा चूज करना है? ASP.NET कोर, ठीक है, जिसमें मॉडल, व्यू, कंट्रोलर, तीनों चीजें। यहाँ से आगे क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पर आएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आकर अगर यहाँ रिसेंट में चीजें आ रही हैं तो वेल एंड गुड, पहले अगर यूज किया होगा तो आ रही होगी, जाहिर है घर वाले पीसी पे नहीं आ रही, तो यहाँ से आकर सिर्फ आप लिख लोगे ASP.NET कोर, ठीक है। जैसे ही लिखोगे फर्स्ट पर आ रहे हैं ASP.NET कोर वेब एप्लीकेशन, इसको आपने क्या कर लेना है? चूज करना है। यहाँ से आके नेक्स्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद आप कोई भी नाम दे दो, जैसे मैंने कहा भाई फर्स्ट लेक्चर के नाम से मैंने नाम, ठीक है। नाम देने के बाद यहाँ से क्रिएट कर लो। आपको पता है ये स्टोर कहाँ होता है, सेव कहाँ होता है? सी के अंदर यूजर्स एडमिनिस्ट्रेटर, सोर्स के अंदर रेपोस का फोल्डर है, उसमें आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा, ठीक है। इसको चेंज करना चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। अच्छा, जैसे आप नाम दोगे कुछ इस तरह का यूजर इंटरफेस आपको दिख रहा होगा। अब इसमें वो आपसे पूछेगा भाई आपको कौन सा प्रोजेक्ट चाहिए, आप एपीआई के लिए काम कर रहे हो, आप एमटी प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो या मॉडल व्यू कंट्रोलर के साथ बनाना, तो एमटी को भी एक्सप्लोर करेंगे। पहले मॉडल व्यू कंट्रोलर में देखते हैं कि कौन कौन से फोल्डर्स आते हैं। यहाँ से आके आपने वेब एप्लीकेशन मॉडल व्यू कंट्रोलर को चूज करना है, देन क्रिएट पर क्लिक करना है। अब कुछ इस तरह के आपको फोल्डर्स दिख रहे होंगे, तो फोल्डर्स को वन बाय वन समझते देखो। अगर हमने मॉडल व्यू कंट्रोलर को चूज किया तो यहाँ आपको कंट्रोलर्स का फोल्डर भी दिख रहा है, मॉडल्स का फोल्डर भी दिख रहा है और व्यूज का फोल्डर भी दिख रहा है, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ पर अगर आपने कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं, जैसे कि लारावेल में ब्रीज की एग्जांपल मैंने दी, यहाँ पर अगर मैं ऑथेंटिकेशन के लिए कोई पैकेज इंस्टॉल करी तो जितने भी पैकेजेस होंगे मेरे पास, अगर मैं वन बाय वन सारे फोल्डर स्ट्रक्चर को समझाऊं तो वो डिपेंडेंसीज में आ रहे हैं। डिपेंडेंसीज के अंदर आपको फ्रेमवर्क दिख रहा है, एनालाइजर दिख रहा है, एक और चीज ऐड हो जाएगी पैकेजेस की, तो जितने भी पैकेजेस आप ऐड करोगे वो यहाँ पर आएंगे। प्रॉपर्टीज के अंदर आपके पास लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन की फाइल होती है कि आपके पास पोर्ट नंबर क्या है, यूआरएल क्या है, ये सारी डिटेल्स आपके पास लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन में। इस फाइल से हम अमूमन हमारा कोई लेना देना नहीं होगा, ये जो डिफॉल्ट सेटिंग है हम इसी को लेकर चल रहे होंगे, ठीक है। अब जितनी भी स्टैटिक फाइल होती है, स्टैटिक फाइल में किसको कह रही हूँ? कोई इमेजेस मैं डाल रही हूँ अपनी एप्लीकेशन में, कोई सीएसएस का काम है, कोई जावास्क्रिप्ट का कोड मैंने लिखा हुआ है जो मुझे पता है डेटाबेस से नहीं आ रहा है, स्टैटिक है, तो वो सारा काम हम किस में करेंगे? www रूट के फोल्डर में रखेंगे। देखो यहाँ पे ऑलरेडी सीएसएस, जेएस और लिब का फोल्डर बना, तो जितनी भी आपकी स्टैटिक फाइल्स होंगी आप वो यहाँ रख लोगे, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं कहूँ किसकी कंट्रोलर्स की बात करूँ, तो बाय डिफॉल्ट जब हम एप्लीकेशन बनाते हैं और हम चूज करते हैं मॉडल व्यू कंट्रोलर को, तो कंट्रोलर्स के फोल्डर में एक कंट्रोलर हमें बना बनाया मिलता है होम कंट्रोलर के। अगर इस पे मैं डबल क्लिक करूँ, इसमें कुछ लाइन ऑफ कोड भी लिखा है, इसको भी समझेंगे। इसी तरह से मॉडल्स की अगर मैं बात करूँ तो मॉडल्स में आपके पास बाय डिफॉल्ट एक मॉडल क्लास बनी बनाई होती है, लेकिन ये वाली मॉडल क्लास हमारे किसी काम की नहीं है, सिंपली एरर के लिए बनाया। इसमें ऐसा नहीं कि इन्होंने प्रोडक्ट के लिए, कस्टमर के लिए, एम्प्लॉय के लिए कुछ बनाया हो। इसी तरह से व्यूज की अगर मैं बात करूँ तो व्यूज में भी मुझे मजीद दो फोल्डर मिले। अब इसको समझना शुरू करते हैं, देख के परेशान नहीं होना। सबसे पहले कंट्रोलर पर आते हैं, कंट्रोलर को समझते हैं। कंट्रोलर में अगर हम आए तो हमारे पास कुछ लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है, ठीक है। इस लाइन ऑफ कोड का मतलब क्या है? ये वाली चीज हमारे किसी काम की नहीं है, इसको हम हटा भी दें तो फर्क नहीं पड़ेगा, हमें समझना इसको है, इसको है। आपकी एप्लीकेशन जो चलना शुरू होती है, पहली दफा में आपके पास होम कंट्रोलर आपको बना बनाया मिल रहा है, इसमें आपको दो मेथड मिल रहे हैं। अब ASP.NET कोर में बेसिकली इसको बोलते हैं क्या है? एक्शन।
मेथड का मतलब सबको पता है, फंक्शन का मतलब सबको पता है। अगर आप कोई भी मेथड बना रहे हो, मेन मेथड में जो सी शार्प में मैंने बताया था वो फंक्शन था, लेकिन अगर आप कोई मेथड बना रहे हो किसी क्लास के अंदर, तो वो आपके पास क्या है भाई, मेथड है। और यहाँ पर जितने भी मेथड होते हैं एसपी डॉट नेट कोर में, उसको हम एक्शन मेथड कहते हैं। अब ये मेथड कर क्या रहा है, अगर मैं इसको रीड करूं, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट इंडेक्स के नाम से इन्होंने मेथड बनाया। अच्छा, ये आई एक्शन रिजल्ट क्या है, तो तसल्ली से समझेंगे, इसमें पूरा एक अलग से टॉपिक है जिसमें हम डिफरेंट एक्शन मेथड्स को समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे सिंपल आपके पास एक मेथड है इंडेक्स के नाम से जो व्यू रिटर्न करता है। व्यू का क्या मतलब है, पेज, यानी कि जो भी यूआई है। किस तरह से पता चलेगा, अच्छा बाहर इन्होंने एक्शन मेथड अगर बना के दिया है तो व्यू भी इन्होंने बनाकर ही दिया। सिंपल आप अपने एक्शन मेथड पे क्लिक करो, राइट क्लिक, और यहाँ से आके गो टू व्यू पे चल जाओ, पता चल जाएगा व्यू बना है कि नहीं बना। गो टू व्यू पे जाओगे तो आपको ये व्यू दिख रहा हो। और अगर मैं एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम रन करूं, कंट्रोल F5 प्रेस करके, तो मुझे यही लाइन ऑफ कोड दिख रहा होगा, वेलकम बिल्डिंग वेब ऐप विद ASP.NET, ठीक है। चला के देखते हैं इसको। ये देखो, वेलकम लर्न अबाउट बिल्डिंग वेब ऐप विद ASP.NET। यही वाली लाइन हमें यहाँ दिख रही थी, किसमें दिख रही थी भाई, होम कंट्रोलर के इंडेक्स वाले एक्शन मेथड का जो व्यू था। ये मेरे पास क्या है, होम कंट्रोलर है, होम कंट्रोलर का इंडेक्स वाला एक्शन मेथड जो उसका जो व्यू है। इसमें अब आप बोलोगे एक और चीज भी तो दिख रही है, ठीक है, ये लाइन दिख रही है, कौन सी लाइन दिख रही है भाई, वेलकम लर्न अबाउट बिल्डिंग वेब एप्स, लेकिन इसके अलावा भी चीजें दिख रही हैं। ऊपर हमें क्या दिख रहा है भाई, हेडर दिख रहा है, और नीचे हमें क्या दिख रहा है, फुटर दिख रहा है। ये कहाँ से आ रहा है, हेडर और फुटर कहाँ से? तो आपके पास जितना भी कोड ऐसा होगा जो हम तमाम पेजेस पर सेम रखेंगे, तमाम पेजेस पे हम सेम रखते हैं क्या, हेडर और फुटर को ही सेम रखते हैं, तो वो हमें कहाँ पर जाकर डिफाइन करना होगा, आपके पास व्यूज के फोल्डर में शेड का फोल्डर मोड दिख रहा है, व्यूज के फोल्डर में शेड का फोल्डर, शेड के फोल्डर में लेआउट डॉट सी एस एच टी एम एल के नाम से एक फाइल है। इसके अंदर आपके पास आपको आपका हेडर दिख रहा होगा, हेडर फुटर। हेडर में अगर आप चेक करो कि कितने टैब्स थे भाई, यहाँ पर आकर होम का टैब था, प्राइवेसी का टैब था। यहाँ पर आकर अगर हम चेक करें, होम है, प्राइवेसी है, ठीक है। और यहाँ पर आकर आपने सिंपल एक हेडिंग भी दिख रही है भाई, हेडिंग किस नाम से दिख रही थी हमें, ऊपर अगर हम चेक करें कि आपके पास फर्स्ट लेक्चर के नाम से जो भी आपका टाइटल होगा, वो टाइटल यहाँ पर डला हुआ है, वो टाइटल आपको वहां पर मिल रहा होगा, ठीक है, जो कि ऊपर दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आकर भी आपको फर्स्ट लेक्चर जो कि यहाँ पर दिख रहा है, एक तो फर्स्ट लेक्चर ये है, ये कौन सा वाला फर्स्ट लेक्चर है जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। और जो टाइटल है यानी प्रोजेक्ट का टाइटल है जो कि ऊपर आपको यहाँ पर दिख रहा है, वो भी ये वाली साइज में निकली है। फुटर कहाँ पर है, फुटर में ज्यादा लाइन ऑफ कोड नहीं है, सिंपल सा फुटर है। फुटर भी आपको इसी पेज पे मिल रहा होगा, क्योंकि मैंने बताया जितना भी कोड ऐसे होगा जिसको हम क्या रख रहे होंगे भाई, सेम रख रहे होंगे, वो हमें इसी पेज पे, ये देखो फुटर भी आपको मिल रहा है। आप अपना हेडर फुटर ऐड करोगे इन फ्यूचर के, कोई एप्लीकेशन है जिसको आप क्या कर रहे हो, वेबसाइट है इंटीग्रेट कर रहे हो, तो जितना भी आप हेडर और फुटर वाला काम है आप वो यहीं पर रखो, ठीक है। कंफ्यूजन यहाँ तक चीजें समझ आ रही है कि सर के ऊपर से जा रही है, थोड़ा थोड़ा तो समझ आ रहा हो। ये समझ आया कि भाई बाय डिफॉल्ट एक कंट्रोलर बना बनाया मिलता है, उसके अंदर दो एक्शन मेथड, एक्शन मेथड ज्यादा कुछ नहीं कर रहे, व्यू रिटर्न कर रहे। व्यू का क्या रिएक्ट में भी ऐसा होता है ना, व्यू रिटर्न का काम। व्यू रिटर्न का काम होता है, लेकिन वहां पर सारा कुछ स्टैटिक होता है ना, मतलब डेटाबेस से नहीं आता, डेटाबेस से इंटीग्रेट करने के लिए किसी थर्ड पार्टी डेटाबेस का यूज करना पड़ता है। आगे बात होती है वो क्या है आपके और पास, इसमें इसमें तो हम डेटाबेस के लिए एसक्यूएल का यूज करेंगे ना, एसक्यूएल आप पढ़कर आए जी क्या। थर्ड पार्टी अच्छा जी, यहाँ पर आकर से आप रेस करें। दो क्या हो गया, क्या क्या चीज समझ नहीं है, यहाँ पर आकर आपके पास दो एक्शन मेथड्स आपको मिल रहे हैं, दो एक्शन मेथड्स। अब इसका व्यू तो मैंने देख लिया, राइट क्लिक करके गो टू व्यू पे। अब आप बोलोगे ये व्यू बना हुआ कहाँ, ये तो इस तरह से हम चले गए। तो यहाँ पर अगर आप गौर करो, व्यूज के फोल्डर में आपको एक होम के नाम से फोल्डर दिख रहा है होम के नाम से फोल्डर। होम के फोल्डर को आप ओपन करोगे तो दो पेजेस दिखेंगे, इंडेक्स डॉट सी एस एच टी एम एल। सी एस एच टी एम एल का क्या मतलब है, सी एस स्टैंड फॉर सी शार्प, एच टी एम एल तो आपको पता ही है। तो जहां पर मेरे पास सी शार्प और एच टी एम एल दोनों का कोड मिलाकर लिखा हुआ है, वो वाली चीज क्या कहलाएगी, सी एस एच टी एम एल। अब यहाँ पर अगर मैं सी शार्प का कोड लिखूंगी ना, मैं कहूँ कि भाई मुझे सी शार्प का कोड लिखना है, तो आपको एट दी रेट और इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट लगाकर फिर लिखना पड़ेगा। पता कैसे चले कि भाई सी शार्प का कोड है। अब मैं कहूँ मैं एक वेरिएबल बना रही हूँ सिंपल, वो वेरिएबल मैंने कर्ली ब्रैकेट के अंदर नहीं बाहर रखा है, स्ट्रिंग में लिख रही हूँ, स्ट्रिंग का कलर चेंज नहीं हुआ।
लेकिन अगर इसी स्ट्रिंग को मैं क्या करूं, इसके अंदर डालूं, तो इसका कलर मुझे क्या दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है। तो जितना भी काम आप सी शार्प का करोगे वो आपने किसमें लिखना है भाई, रेजर सिंटेक्स के अंदर लिखना है, यानी एट दी रेट का सिंबल लगा के करनी पड़ेगी। कोई भी एक आपने क्या दे दिया भाई, वेरिएबल दे दिया और उसके अंदर कुछ भी स्टोर करवा दिया, लेट्स से मैंने कहा एक्स वाई। बहुत सिंपल सी एग्जांपल दे रही हूँ रेजर सिंटेक्स की। अब मैं कहूँ कि भाई इस एक्स वाई जी को मुझे इस H1 के टैग में शो कर, किसके साथ शो करवाना है, मैंने कहा वेलकम। H1 का टैग शुरू हो गया ना। अभी अगर मैं सिंपल नेम लिखूंगी ना, तो ये भी आपके पास सिंपल क्या कहलाएगा कि आपने क्या लिखा है, टेक्स्ट लिखा। अगर ये वेरिएबल है, आपको पता है ये वेरिएबल है, तो स्टार्ट में आपको क्या लगाना पड़ेगा, एट दी रेट का सिंबल लगाना पड़ेगा। जैसे ही आप एट दी रेट का सिंबल लगाओगे, वो इसको क्या कंसिडर कर लेगा कि भाई ये सी शार्प का कोड है, मतलब ये कोई वेरिएबल है जो कहीं बना हुआ है, मुझे वहां से ला कर देना है। ये कोड हमने कहाँ लिखा, इंडेक्स डॉट सी एस एच टी एम एल पर लिखा। कंट्रोल F5 प्रेस करेंगे तो वो जो लाइन लिखी हुई थी उसकी जगह जो कोड हमने लिखा है, अब वो हमें दिख रहा हो। बात समझ आ रही है। रेजर सिंटेक्स का क्या मतलब है कि जितना भी कोड आप सी शार्प में लिख रहे हो, वो आपने किस तरह से लिखना है, एट दी रेट कर्ली ब्रैकेट लगा के। अब आप बोलो यहाँ पर एक दफा तो लगा दिया था, यहाँ दोबारा एट दी रेट लगाने की वजह, क्योंकि यहाँ HTML स्टार्ट हुआ। HTML लिखते लिखते बीच में मैं नेम का वेरिएबल लिख दूं, उसको क्या पता कि ये नेम का वेरिएबल सिंपल कोई टेक्स्ट है या वेरिएबल है, तो उसको बताने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, एट दी रेट लगाना। ठीक है, इसी को हम बेसिकली क्या कहते हैं, रेजर सिंटेक्स। इसी तरह से जो प्राइवेसी का जो व्यू है वो भी हमें मिल रहा होगा। राइट क्लिक करो, आप गो टू व्यू पे जाओ, तो ये व्यू आपको मिल रहा है। अब आप करो, ये सारी बातें तो ठीक हैं, लेकिन ये जो आप फर्स्ट टाइम कंट्रोल F5 कर रही हैं और उसमें फर्स्ट टाइम में पहला पेज जो ओपन हो रहा है वो इंडेक्स वाला पेज ओपन हो रहा है, ये किस तरह से हो रहा है, क्योंकि पेज तो ये वाला भी है, लाइन लिखी हुई है, प्राइवेसी पॉलिसी और कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, लेकिन फर्स्ट टाइम में होम वाला पेज कैसे ओपन हो रहा है, इसके लिए भी तो कुछ किया गया होगा। बिल्कुल यहाँ पर आकर अगर हम किस पर आए थे, फर्स्ट टाइम जो हमारी एप्लीकेशन चलती है उसके लिए जो राउटिंग डिफाइन की होती है, क्योंकि पता है आपको राउटिंग क्या है, जो रास्ता बता रहा है कि पहली दफा में आपको कौन सा पेज दिखाना है। स्टार्टअप डॉट सी एस की फाइल में आओगे, यहाँ पर आपके पास राउटिंग हुई है, लास्ट में आकर ये वाला जो काम है ये राउटिंग के लिए। ये किस तरह से हुआ है इसको समझते हैं, इतनी लंबी कहानी समझने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर समझो, कंट्रोलर का नाम क्या दिया हुआ है भाई, होम। और अगर मैं बात करूं हम किस कंट्रोलर पे थे, ये जो बाय डिफॉल्ट कंट्रोलर बना बनाया मिल रहा था वो कौन सा था, होम का। एक्शन मेथड का नाम क्या दिया हुआ था भाई, इंडेक्स। अब मैं कहूं कि मुझे मेरा अपना एक्शन मेथड बना, ठीक है, किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पर आके मैंने कहा कि पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट के लिए मैं सिंपल आई ए लिखूंगी, वो मुझे सजेशन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा भाई लेट से मेरे पास है अबाउट के नाम से एक्शन मेथड, और ये भी सिंपल क्या रिटर्न कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है भाई, एक व्यू। अच्छा, व्यू रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ तो ये चीजें बनी बनाई मिली थी, तो इनको व्यू बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें बनाना पड़े। कैसे बनाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऐड व्यू पर आए। ठीक है, क्योंकि अभी मैं बोलूँ गो टू व्यू, वो बोलेगा व्यू तो है ही नहीं, किस व्यू पे लेके जाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पर आकर आपको क्या करना पड़ेगा भाई, राइट क्लिक, ऐड व्यू पर आकर यहाँ से टेम्पलेट वगैरह कुछ नहीं देखना, बस आंख बंद करके ऐड, क्योंकि जाहिर है आपको टेम्पलेट का पता नहीं कि क्रिएट क्या है, एडिट क्या है। अभी सिंपल ब्लैंक व्यू बना रहे हो, कोड आप खुद से उसमें जाकर लिख रहे हो। ठीक है, देखो व्यू बन गया। अब यहाँ पर आप अपनी मर्जी का कोई भी लाइन है। अब आप चाहते हो कि भाई फर्स्ट टाइम में कंट्रोल F5 अगर मैं करूं तो मेरे पास होम कंट्रोलर का अबाउट वाला एक्शन मेथड चले। अभी चल कौन सा रहा है, होम कंट्रोलर का इंडेक्स वाला एक्शन, ये इंडेक्स पे लिखा हुआ है। मैं कहूंगी भाई कुछ ऐसा हो जाए कि होम कंट्रोलर का अबाउट वाला एक्शन मेथड चले, यानी कि बात इसकी होगी, होम कंट्रोलर का अबाउट वाला एक्शन मेथड चले तो वो क्या रिटर्न करेगा, जाहिर है अबाउट वाला पेज रिटर्न करेगा। तो उसके लिए स्टार्टअप पर आपके पास क्या लिखा हुआ है भाई, होम कंट्रोलर, और एक्शन मेथड का नाम क्या दिया हुआ है, इंडेक्स। यहाँ से आकर अगर मैं क्या कर दूं भाई, मुझे फर्स्ट टाइम में जो एक्शन मेथड दिखाओ वो कौन सा अबाउट हो, और यहाँ आकर कंट्रोल F5 प्रेस करो तो मुझे कौन सा एक्शन मेथड दिख रहा होगा भाई, अबाउट। ऐसा नहीं कि अब वहां पे स्टार्टअप पे ही जाके जो पेज भी देखना हो स्टार्टअप पे जाके चेंज करेंगे, अपनी मर्जी का पेज देखना है तो आपको सही से राउटिंग डिफाइन करनी पड़ेगी। मैंने कहा कंट्रोलर का नाम होम है, ठीक है, और एक्शन मेथड का नाम क्या है, इंडेक्स फॉरवर्ड स्लैश एंटर प्रेस करो तो आपके पास। इसी तरह से सेम अबाउट के लिए भी कर सकते हो, दोनों चीजों का नाम देना है, कंट्रोलर का नाम होम, पूरा नहीं लिखना होम कंट्रोलर, जस्ट होम, और एक्शन मेथड का नाम मैं कहूँ क्या है मेरे पास, अबाउट है। एंटर प्रेस करूं तो किस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाऊंगी, अबाउट वाले पेज पे रिडायरेक्ट। ठीक है,
अच्छा, राउटिंग किस तरह से हुई है, कितने टाइप्स की राउटिंग होती है, अभी ये नहीं बताया, सिर्फ बेसिक बताया है कि एप्लीकेशन चलती किस तरह से, क्या क्या चीजें होती है। अब अगर मुझे अपना खुद का कंट्रोलर बनाना है, ये कंट्रोलर तो उसने मुझे बना कर दिया था, सही है, खुद का कंट्रोलर बनाना है तो कैसे बनाएंगे। यहाँ पर आकर आपने कहा कि भाई जो कंट्रोलर्स का फोल्डर है इसी पे राइट क्लिक करो, ऐड पर आओ, ऐड पर आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है किसका, कंट्रोलर, ठीक है। कंट्रोलर एमवीसी कंट्रोलर एमटी चूज कर लेना है, ऐड पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे मैंने कहा भाई एडमिन कंट्रोल, ठीक है, एडमिन कंट्रोल, जी बोले, क्योंकि कंट्रोलर जो जितनी भी लाइन है वह कोड है वो आप खुद से लिखोगे ना, पहले से लिखा लिखा है सब कुछ आ जाएगा तो समझ कैसे आएगा कि ऐड क्या करना है क्या नहीं ऐड करना है। अच्छा, एडमिन कंट्रोलर के अंदर अभी अगर मैं एडमिन कंट्रोलर बनाऊं और उसमें एक्शन मेथड्स को चेक करूं, तो अगर आपको एक्शन मेथड बना बनाया मिल भी रहा होगा तो एक इंडेक्स का, लेकिन उसका कोई व्यू नहीं मिल रहा। जैसे एडमिन कंट्रोलर मिला, वो आपके पास इनहेरिट हुआ हुआ है, तो मेन क्लास होती है कंट्रोलर की, और उसके अंदर एक एक्शन मेथड बना बनाया मिल जाए। लेकिन अगर मैं कहूँ कि भाई क्या इस एक्शन मेथड का आपने व्यू भी बना कर दिया, तो व्यू आपके पास नहीं है। आइए बस समझ, व्यू आपको बनाना पड़ता है। जैसे ही आप एडमिन कंट्रोलर का व्यू बनाओगे, यानी कि जो पेज आपको ब्राउजर पे दिखाना है, यहाँ पे एक फोल्डर ऐड होगा व्यूज के अंदर, किस नाम से, एडमिन के नाम। जिस नाम से भी हमने कंट्रोलर बनाया है उसी नाम से यहाँ फोल्डर बनते जाते हैं और उनके व्यूज इसमें ऐड होते जाते हैं। अभी मुझे यहाँ पर एडमिन का कोई फोल्डर दिख रहा है, नहीं दिख रहा। यहाँ राइट क्लिक करेंगे, ऐड व्यू पर आएंगे और सिंपल ऐड करवाएंगे। जैसे ही ऐड करवाएंगे यहाँ एडमिन का एक फोल्डर ऐड होगा और उसमें index.cshtml के नाम से एक पेज भी ऐड हो जाएगा। एडमिन का फोल्डर ऐड हुआ, एडमिन के फोल्डर में index.cshtml के नाम से एक पेज भी ऐड हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप लाइन थोड़ी सी चेंज कर लो कि भैया आपको समझ आए, इंडेक्स पेज फ्रॉम एडमिन कंट्रोलर, ठीक है, तभी समझ आए। अब अगर मैं कंट्रोल F5 प्रेस करूँ, वो जाहिर है फर्स्ट टाइम में मुझे अबाउट वाला पेज ही दिख रहा होगा क्योंकि हमने स्टार्टअप पे डिफाइन किया हुआ था। अब मुझे देखना है भाई एडमिन कंट्रोलर का कौन सा पेज, इंडेक्स वाला। मैं लिखूंगी कंट्रोलर का नाम, देन अपने एक्शन मेथड। तो यहाँ पर इंडेक्स पेज फ्रॉम एडमिन कंट्रोलर आपको दिख रहा है। समझ आ रही है चीजें, कंफ्यूजन को मतलब, जी बोले, प्राइवेसी वाले पेज पे जो लाइन में कोड लिखा हुआ है वो हाँ उसका बता रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ क्या, अच्छा यहाँ पर आओ, होम के पेज से जो मैं प्राइवेसी के पेज पे जा रही हूँ, ये पूछ क्या रही है ये समझे पहले। यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक कर रहे हैं ना, होम पे तो होम का पेज दिख रहा है, जैसे ही प्राइवेसी पे क्लिक कर रहे हैं यहाँ पर प्राइवेसी वाले पेज पर रिडायरेक्ट हो रहे हैं। ये कोड कहाँ लिखा हुआ है, तो मैंने जैसे कि बताया कि जितना भी हेडर का कोड हो, कि रिडायरेक्ट होने वाला कोड है, जो भी हेडर का कोड है वो हमारे पास कहाँ लिखा हुआ होगा, शेयर्ड के फोल्डर में layout.cshtml। layout.cshtml पे जैसे ही आओगे तो प्राइवेसी पे आपको दिख रहा होगा कि भाई कंट्रोलर का नाम क्या है, कंट्रोलर का नाम क्या है होम, एक्शन मेथड का नाम क्या है, एक्शन मेथड का नाम क्या है प्राइवेसी। आइए बात समझ, तो यही वाली चीज चल रही है कि भाई कंट्रोलर का नाम आपके पास क्या है, होम है, ठीक है, एक्शन मेथड का नाम क्या है, प्राइवेसी। और प्राइवेसी वाला एक्शन मेथड रिटर्न क्या करवा रहा है, प्राइवेसी का व्यू, यानी कि ये वाला, ठीक है, क्लियर है, समझ आ रही है चीजें, कोई कंफ्यूजन कोई मसला। अच्छा जी, अब यहाँ पर आके एडमिन कंट्रोलर, इसी तरह से आप डिफरेंट एक्शन मेथड बनाना चाहो बना सकते हो। ये वाला जो काम है, यानी कि आपके पास मॉडल व्यू फोल्डर, मॉडल व्यूज और कंट्रोलर का फोल्डर आपको तब मिलेगा जब आप किसको चूज कर रहे हो, एमवीसी को चूज कर रहे हो। लेकिन अगर आप एमटी प्रोजेक्ट लेते हो तो मॉडल व्यूज कंट्रोलर ये सारी चीजें आपको खुद से बनानी पड़ेंगी। किस तरह से एक एमटी प्रोजेक्ट भी लेकर दिखा दूं, ये पहले इतना काम करना है, ले लें एमटी प्रोजेक्ट। में कोई कंफ्यूजन है मजीद, अब्दुल रहमान, नेमत क्लियर है, नेमत नहीं उस्मान, फोल्डर बनाया हाँ क्या चीज, ये इधर बाद में आपने फोल्डर बनाया नहीं मैंने फोल्डर कहाँ बनाया, तो फोल्डर खुद से बने। फोल्डर तो जब हम यहाँ पर आकर जैसे व्यू बनाएंगे तो फोल्डर खुद ब खुद ऐड हो जाएगा। इस फोल्डर का काम क्या है कि देखो व्यूज के अंदर ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज ऐड हो रहे हैं। अब ये जो व्यूज है होम के कंट्रोलर के अंदर जितना भी काम है उसके व्यूज यहाँ आ रहे होंगे, एडमिन के कंट्रोलर में जितने भी एक्शन मेथड है उसके व्यूज यहाँ। तो उसने सिंपल क्या किया कि भाई कोड को बहुत सिंपल कर दिया कि आपके पास जो व्यूज है वो फोल्डर के बाहर नहीं दिख रहे होंगे, आपको पता है अच्छा ठीक है
ये मेरा एडमिन कंट्रोलर है, इसके जितने भी व्यूज हैं वो एडमिन के फोल्डर में मुझे, ये मेरा होम कंट्रोलर है, इसके जितने भी व्यूज हैं वो मुझे कहाँ पर मिल जाएंगे, मेरे होम वाले फोल्डर में। अरे बात समझ, तो ये वाला था। जैसे यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि मैंने कंट्रोलर बनाया, समझ लेते हैं दोबारा से, अगर समझ नहीं आया, मैंने कहा भाई दोबारा से कंट्रोलर बनाया, यहाँ पर आके मैं कंट्रोलर का नाम खुद भी रख देती हूँ XYZ, ठीक है। अब जैसे मैं कोई नया कंट्रोलर बनाऊंगी, वहां पर वो मुझे एक एक्शन मेथड बना कर देगा। किस नाम से एक्शन मेथड बना कर देगा? आपके पास इंडेक्स के नाम से एक्शन मेथड बना, लेकिन वही वाली बात, इस एक्शन मेथड का व्यू नहीं बना हुआ होगा, और आपके पास फोल्डर भी जो है ना व्यूज के अंदर किस नाम से, XYZ के नाम से, तब तक ऐड नहीं होगा जब तक आप व्यू ना बना लें। अभी अगर मैं व्यू को ओपन करूं तो मुझे मेरे दो ही फोल्डर्स दिख रहे हैं, एडमिन का फोल्डर, होम का फोल्डर। शेयर तो आपको पता है, जितना भी कोड कॉमन रखना है वहां पे जाके, अभी शेयर को छोड़ दो, एडमिन और होम के लिए दिख रहा है। जैसे ही आकर मैं यहाँ बोलूंगी कि मुझे एक व्यू ऐड करना है इंडेक्स के नाम से, तो जिस नाम से आपने कंट्रोलर बनाया है, XYZ के नाम से कंट्रोलर बनाया है, XYZ के नाम से यहाँ एक फोल्डर ऐड होता है। XYZ के नाम से एक फोल्डर आपको यहाँ पर ऐड हुआ हुआ दिख रहा है, इसके अंदर index.cshtml के नाम से एक पेज, ठीक है। अब पेज को चलाना है, देखना है, तो यहाँ पर अगर मैं लिख दूं कि भाई इंडेक्स पेज फ्रॉम XYZ कंट्रोलर, तो ये पेज देखेंगे किस तरह से राउटिंग किस तरह से हुई भी होती है इस पेज पर, कि आपने सबसे पहली चीज जो लिखनी होती है अपने कंट्रोलर का नाम। कंट्रोलर का नाम क्या था? XYZ। देन एक्शन मेथड का नाम, उसका नाम क्या था? इंडेक्स। जैसे एंटर करोगे आपके पास ये होगा। कोई कंफ्यूजन का मसला? चलो ये चीजें कर लो, फिर आगे बताती हूँ।